हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर में मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट बताया था कि दो प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वहां मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन आपको जो बेसिकली दो टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था, उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट तो ये बताया था कि अल्फा हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद वैकेंट p ऑर्बिटल, और उसके दो एप्लीकेशन बताए थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, और दूसरा बोला था अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। उससे हमने एक्सप्लेन किया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। दैट्स क्लियर। चलो नाउ हम बात करते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। तो देखें क्या बोला था इसमें, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन वो ओवरलैप होगा, ओवरलैप विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये CH3 है और ये CH2 पॉजिटिव है, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन को सबसे पहले सर्किल में ले ले, उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, देखिएगा। कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये CH और ये H, और ये पॉजिटिव चार्ज जो मैंने बोला वैकेंट p ऑर्बिटल, इसको मैंने बोल दिया वैकेंट p ऑर्बिटल, इसको वैकेंट p ऑर्बिटल बोल दिया। तो यहां से ये हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। तो यहां पे ये बनेगा हाइड्रोजन, ये कार्बन और इस H पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन। यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर। आगे बात करें तो अगर ये इसके साथ दिखा सकता है तो इसके साथ भी दिखा सकता है, इसके साथ भी दिखा सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक बार इसके साथ, दूसरी पॉसिबिलिटी इस H के साथ ये H कार्बन, ये H और ये डबल बॉन्ड और ये CH2 इसके साथ। तीसरी पॉसिबिलिटी इसके साथ H, ये कार्बन H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2। ये तीन प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ये वापस इधर से इधर जाएगा, वापस उधर चली जाएगी स्ट्रक्चर। तो ऐसा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कंसीडर किया जाता है। कार्बन को स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। अब बात हमारे यहां से क्वेश्चंस कैसे बनता है, कैसे हम चेक करेंगे, मतलब इस CH3 ग्रुप का ओवरऑल जो लग रहा है ना वो +H लग रहा है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। डोनेट करता है तो पॉजिटिव साइन पहले लगाते हैं हम। अब बात ये आती है कि इसको हमने बोला नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहां कोई बॉन्ड नहीं रहता इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोला जाता है। अब देखो ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन different structure formed, different structure formed, these structure known as hyper conjugative structure।
इन स्ट्रक्चर को ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, दीज स्ट्रक्चर नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मतलब HCS। इनको हम, ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, ये वाली जो बनी है ना, इनको सबको हम क्या बोलेंगे, HCS बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे। कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है, 1 2 3, मतलब जितने अल्फा हाइड्रोजन है उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो मैं इसको ये बोल देता हूं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विच आर इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन। जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगी उतनी ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी। समझ में आ गई बात। अब जैसे जैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे पर थोड़ी देर बाद। तो ये मैंने बोला वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ हुआ। चलो सेकंड बात करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर ऑफ HCS इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे HCS बढ़ेगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। किस टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन है वो बोल दिया है, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और ये sp3 होना चाहिए भैया, ओवरलैप विथ वैकेंट p ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में हो जाएगा। उसमें कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो इसकी बात करते हैं अपन, फिर आगे और बात करते हैं। ठीक है, चलो मिटाऊं। चलो नेक्स्ट हमने बोला स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट एक साथ देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करें तो कार्बन, ये CH2 रेडिकल और ये CH3, तो रेडिकल जिस पे लगा हुआ है उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन है। तो इसमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन H H और ये एक इलेक्ट्रॉन रेडिकल। तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा और ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, H, ये C, इस पे रेडिकल, ये H, डबल बॉन्ड CH और ये H। अब ये इसके साथ हो सकता है, एक ही रेडिकल आया है इसलिए इसको हेट्रोवैलेंट रेजोनेंस भी बोलते हैं, या H CH H डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल ये बन सकता है, या H CH H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन थी, 3 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन गई है। तो यहां भी ये इसको स्टेबल कर रहा है, तो यहां भी मैं बोल दूं वही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां भी बोल दूं कि नंबर ऑफ HCS इंक्रीज, नंबर ऑफ HCS इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो मैंने बोला इस पे। अब फिर दूसरा देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसमें किस प्रकार का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, तो बोला अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ
वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसमें इस टाइप का होता है, जैसे मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्डेड कार्बन को सर्किल में ले लो, उसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, 3 अल्फा कार्बन है, तो 3HCS यहां बनने वाली है। कितनी बनने वाली है? 3HCS यहां बनने वाली है। इसमें कैसे होगा? कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे ये मैंने जो दिखाया है ना, ये दिखाया है पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो रहा है, और इससे ये बनेगा H, ये कार्बन H पे पॉजिटिव चार्ज, ये H डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 नेगेटिव, ये वापस जा सकता है, ये ऐसे स्टेबलाइज होगा। डबल बॉन्ड का जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका पाई एंटी बॉन्डिंग जो वेकेंट है उसको ये इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है। इस हाइड्रोजन के साथ दिखाया, इसके साथ दिखा सकता है H प्लस कार्बन H डबल बॉन्ड CH2 माइनस, इसके साथ भी दिखा सकता है, इसके साथ भी दिखा सकता है H, ये CH और ये H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH और ये CH2 माइनस। तो ये यहां पे भी 3 HCS हो गई, और यहां भी मैं बोलूं कि नंबर ऑफ HCS इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो HCS बढ़ने पर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ HCS मैंने बोला, नंबर ऑफ HCS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉरी अल्फा हाइड्रोजन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो 3 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, कार्बोकेटाइन में लगता है, फ्री रेडिकल में लगता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड के साथ लगता है। 3 जगह हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। अब बात आती है कि कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कौन से कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे और कौन से नहीं करेंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। मिटाऊं ये, अभी इनको अप्लाई करेंगे सारे कंसेप्ट को। मैंने बोला कि 3 जगह लगेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में लगेगा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में लगेगा, तो वहां 2 तरह का, दोनों में लगा तो वहां हाइपर कॉन्जुगेशन किस टाइप का है? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद वेकेंट पी ऑर्बिटल। एल्कीन में लगा, वहां किस टाइप का है? अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विद वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये इतने टाइप का यहां पे लगने वाला है। अब हम इसको एक्सप्लेन करें तो कहां कहां लगेगा, तो देखो, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या कंडीशन है? कुछ भी नहीं है, 3 जगह लगेगा, कार्बन कार्बोकेटाइन पे लगेगा, फ्री रेडिकल पे लगेगा, डबल बॉन्ड पे लगेगा, ठीक है। कार्बन के पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, वहां पे हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो ये वाली इन्वॉल्व हो सकती है। इसको सर्किल में लो, इसके जस्ट पास वाला अल्फा, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। ये sp3 होना चाहिए। फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल में भी सेम कंडीशन आएगी, कार्बन पे रेडिकल है और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो इसको सर्किल में ले लें, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये sp3 होगा, तो यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड को सर्किल में ले लें, उसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा है, इसी वजह से चेक करना है, अल्फा कार्बन है और इस पे हाइड्रोजन, ये sp3 होना चाहिए और ये वाला इन्वॉल्व हो सकता है। ये 3 कंडीशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किस कंपाउंड में? एक चीज का याद ध्यान रखना, ये कार्बेनाइन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, ये sp3 भी है, ये अल्फा भी है, बट यहां हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां पे क्या है? एब्सेंट ड्यू टू
एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि इसका वाइब्रेशन कौन सा है, sp3, इसके पास वेकेंट p नहीं है, तो ये इधर से इधर नहीं आएंगे। कार्बन आयन में नहीं लगता, फ्री रेडिकल में, कार्बोकेटाइन में और डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट तीन ही जगह लगता है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन तीन ही जगह लगता है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अमन। क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following compound have hyperconjugation? किस कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन है? पहला CH3 पॉजिटिव, दूसरा ये रेडिकल, तीसरा ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है, फोर्थ CH3 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 ये पॉजिटिव, 5 CH3 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 ये CH2 पॉजिटिव, 6 CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, 7 HCH डबल बॉन्ड CH, 8 CH3, 9 ये वाला कंपाउंड, 10 नेगेटिव, 11 CH2 नेगेटिव, 12 है, ये यहां पे CH3 लगाया, 12 कंपाउंड है आपका ये पॉजिटिव, 13 कंपाउंड है आपका ये पॉजिटिव, 14 कंपाउंड है आपका ये वाला, और 15 कंपाउंड है आपका ये वाला। ये लो, इनमें चेक करना है कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है और किसमें नहीं है। देखो ये क्वेश्चन लगना जरूरी है कि क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो इधर आपको वही सिस्टमेटिक वे से चेक करना है। कार्बोकेटाइन है तो कार्बन वाले कार्बन, पॉजिटिव वाले कार्बन को सर्किल में लेना है। तो ये वाला कंपाउंड आपने यहां पे ये वाला था H H और H पॉजिटिव, इसको सर्किल में लिया तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन ही नहीं है तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। रीजन क्या रहेगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एल्फा कार्बन। एल्फा कार्बन ही नहीं है। अब रेडिकल आया, रेडिकल को सर्किल में लिया, ये एल्फा तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहां कितनी हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और यहां भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहां 4 HCS बनेगी, इसमें है। कार्बोकेटाइन को सर्किल में लिया, जस्ट पास वाला कार्बन क्या हो गया, sp2। मैंने क्या बोला, sp3 होना चाहिए, इसलिए ये नहीं शो करेगा। इसकी बात करेंगे, इसको आपने सर्किल में लिया, एल्फा 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 3 3 6 3 9, तो ये 9 HCS शो करेगा। इसकी बात करें, इसकी में सर्किल में लिया, ये एल्फा कार्बन है तो यहां ये नहीं शो करेगा, ये वाला तो कर रहा है, ये नहीं करेगा। एब्सेंस ऑफ एल्फा हाइड्रोजन, यहां एल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये शो नहीं कर रहा। एल्फा कार्बन तो है पर उस पर हाइड्रोजन नहीं है इसलिए नहीं करेगा। डबल बॉन्ड को सर्किल में लूंगा, एल्फा 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 एल्फा, तो यहां 3 3 6 12 HCS बनेगी, ये वाला शो कर जाएगा। 7 की बात करें, ये वाला नहीं शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एब्सेंस ऑफ
एल्फा कार्बन, यहां एल्फा कार्बन नहीं है इसलिए नहीं शो करेगा। इसकी बात करें तो डबल बॉन्ड को सर्किल में लिया और ये एल्फा कार्बन आपके पास आ गया, 3 एल्फा कार्बन है तो ये 3HCS शो करेगा। इसकी बात करें तो देखो यहां ये वाला स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को सर्किल में लिया, ये एल्फा, तो यहां पे ये 4HCS शो करेगा क्योंकि 2 एल्फा हाइड्रोजन यहां पे है और 2 एल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाला। इसकी बात करें तो इधर तो sp2 है बट इधर क्या है, ये क्या है H H H और H, ये क्या है sp3, ठीक है, एल्फा हो गया तो ये 3HCS शो करेगा। इसके अलावा ये यहां भी शो करता है, अगर ट्रिपल बॉन्ड के पास कार्बन हो ना, कार्बन हाइड्रोजन एल्फा, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर देगा क्योंकि इसके पास भी क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट है। चलो ठीक है, इस पे बात करें तो कार्बेनाइन पे नहीं करेगा, कार्बेनाइन पे नहीं करता है। इस पे बात करें तो इस कार्बेनाइन पे तो नहीं करेगा बट इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये वाला, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये एल्फा कार्बन हो गया तो ये डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में करेगा, 3HCS बनेगी, यहां इस नेगेटिव के रेस्पेक्ट में नहीं करेगा। इसकी बात करें तो ये वाला देखो डबल बॉन्डेड में पॉजिटिव है, इसके पास ये एल्फा कार्बन तो है बट देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जब एग्जिस्ट करना जाएगा ना तो ये इधर से इधर आएगा, ठीक है, और इधर से एक बॉन्ड और बन जाएगा और अप टू 8 मेंबर रिंग sp कार्बन डू नॉट एग्जिट। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो ये बनेगा और ये क्या हो गया sp, ऐसा पॉसिबल नहीं है, 7-8 मेंबर रिंग तक sp कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो इसको मैंने सर्किल में लिया, एल्फा एल्फा एल्फा, 3 हाइड्रोजन यहां है, 2 यहां है, 1 यहां है, ठीक है, 6 एल्फा हाइड्रोजन बट ओनली 5HCS। एल्फा हाइड्रोजन तो 6 है इसके पास बट बनेगी कितनी, केवल 5HCS ही बनेगी। क्यों, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि ये वाला जो कंपाउंड है ना, आप जब यहां शो करने जाओगे तो इस H को हटा के इधर लेके आओगे और यहां क्या नहीं करता, sp2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसमें आप ये बनाओगे बीच में, तो ये sp2 डू नॉट एग्जिस्ट, sp2 डू नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं करेगा, इसलिए ये वाला नहीं करेगा। एल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास 6 है बट हाइपर कॉन्जुगेशन ये केवल 5 ही शो करेगा। इसकी बात करें तो ये वाला एल्फा 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 हाइड्रोजन इसके पास 1 है बट HCS यहां पे क्या है, 0 है क्योंकि यहां डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात है क्वेश्चन हाइपर कॉन्जुगेशन की, कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। एल्कीन की स्टेबिलिटी भी बताई। अब बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा लगेगा और किसका कम लगेगा, ठीक है। चलो मिटाओ इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से एक एक क्वेश्चन को कर लें, प्रॉब्लम आए तो पूछें आप, क्योंकि आप सामने नहीं हो तो मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखना मैंने सिखा दिया, कहां होगा कहां नहीं होगा। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे हम। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कहां ज्यादा लगेगा और कहां कम लगेगा। स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रेंथ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बारे में बात करें तो देखो
strength of hyperconjugation as well as number of HCS increase, strength of hyperconjugation increase हो जाएगा। एक तो ये वाला कंसेप्ट हो गया। जैसे जैसे HCS जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन का स्ट्रेंथ होगा। दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड और कार्बन ट्रिटियम बॉन्ड, इनके हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले देखो बॉन्ड एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो कार्बन ट्रिटियम की सबसे ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन की, फिर कार्बन ड्यूटेरियम की और कार्बन ट्रिटियम की, हाइड्रोजन की सबसे कम है बॉन्ड एनर्जी। कार्बन ट्रिटियम, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन हाइड्रोजन। तो मैंने बोला कार्बन ट्रिटियम की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिंस इन हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है। तो सबसे इजी वे में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा जिसके लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड है, वो इसके लिए कम रिक्वायर्ड है, तो ये सबसे इजी वे में टूटेगा, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर है। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, मतलब ज्यादा किसका लगेगा? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है कार्बन ड्यूटेरियम से। जैसे मैं बोलूं CH3, CD3 और CT3, तो इनमें प्लस H सबसे ज्यादा किसका लगने वाला है? कार्बन हाइड्रोजन का प्लस H सबसे ज्यादा लगने वाला है। ध्यान रखना इनका प्लस I का ऑर्डर ये होता है। ये प्लस I का ऑर्डर होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा लगेगा? CH3 का। प्लस I किसका ज्यादा लगेगा? CT3 का। इसका मिनिमम क्यों, इसका मैक्सिमम क्यों लगाया? क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है। बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है तो इजी वे में टूट जाएगा बॉन्ड। ओके, अब देखो दो तीन चीजें और बता रहा हूं मैं, उनको भी समझे आप। समझ में आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा है किसका कम है? प्लस H की मैंने बात की क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का प्लस H लगता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है, तो इसका प्लस H लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। प्लस H CH3 का ज्यादा है। अब हम इनको लगाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे चेक करेंगे। देखो इधर, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करते हैं फर्स्ट नंबर पे। अगर रेजोनेंस एब्सेंट है तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं सेकंड नंबर पे, और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है तो थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट में हम क्या देखते हैं? DNP देखते हैं। ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा रेजोनेंस, अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस है तो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस का रहेगा, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर रेजोनेंस का रहेगा। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट में क्या चेक करना है? DNP। तो हमने बात की पहले, हम रेजोनेंस अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो पहले अब क्या, अब किसके साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों को साथ लेके चलेंगे। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आ जाएगा तो हम किसकी बात करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट की। पहले हम क्या लगाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे, अगर वहां पॉसिबल है तो। कहां कहां लगेगा? एल्कीन में लगेगा, फ्री रेडिकल में लगेगा, कार्बोकेटाइन में लगेगा, कार्बेनाइन में नहीं लगेगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखना है HCS बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ जाएगा। HCS किसका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन ट्रिटियम से मच स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले, मिटाता हूं। ठीक है, देखिए अब एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन।
तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का क्या फॉर्मूला बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर माइनस एच तो हमें बताया नहीं, वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस एच का तुम्हारे बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए माइनस एच की हम बात केवल एक एग्जांपल में करेंगे, बाकी माइनस एच की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर, अब अपने यहां से फॉर्मूला उठाएंगे, अब ये फॉर्मूला चलेगा अपना, मतलब सबसे पहले प्लस एच वाला, उसके बाद प्लस आई वाला, फिर सिंपल, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच। इधर से इधर जाऊंगा तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब वही क्वेश्चन मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में जितने क्वेश्चन आपको कार्बोकेटाइन के करवाए हैं उन सब में मैंने अल्फा हाइड्रोजन को सेम रखा है, अल्फा हाइड्रोजन वहां चेंज नहीं हुई है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आया है। वापस देखते हैं, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 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 पॉजिटिव। अब इनकी बात करें तो देखो ये वाला और ये वाला, तो इसमें 3 HCS है, इसमें 6 HCS है, इसमें 9 HCS है। हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज। ये मैंने वहां भी बोला था। फिर मैंने अगला क्वेश्चन लिया था ऐसा, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, CH3 CH2 CH2 और ये पॉजिटिव, CH3 CH CH2 और ये पॉजिटिव, और एक लिया था CH3 ये CH3 CH3 CH2 और ये पॉजिटिव। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। अब यहां बात करूंगा, इसको सर्किल में लूंगा क्योंकि पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। तो ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा 2 HCS, इसमें भी 2 HCS, इसमें भी 2 HCS, इसमें भी 2 HCS। अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सब में क्या आ गई, सेम आ गई। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सब में क्या आ गई, सेम आ गई। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आ गया तो मैंने बोला पहले आपको रेजोनेंस चेक करना है, वो उसकी बात ही नहीं की हमने, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या चेक करना है, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करना है। अब देखो इसमें इसका प्लस आई लग रहा है, प्लस आई, इसमें इथाइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, इसमें 2 डिग्री ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, इसमें 3 डिग्री ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आर सेम, नंबर ऑफ HCS आर सेम, देन चेक आई इंडक्टिव इफेक्ट, और टॉप टू बॉटम जा रहा हो ना तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में? तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन से आप चेक कर सकते हो। और क्वेश्चन करवाता हूं, चले आगे। चलो ये सेम क्वेश्चन फॉर फ्री रेडिकल, सेम क्वेश्चन फॉर फ्री रेडिकल and same stability order comes, और सेम स्टेबिलिटी ऑर्डर आने वाला है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो देखें आप इधर, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन, इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो वही पहले सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है। तो ये प्लस हो गया, ये अल्फा, इसके पास 4 HCS हो गया, इसके पास ये अल्फा 3 HCS हो गया।
इसके पास ये अल्फा 2 HCS हो गया, और ये अल्फा 3 to 5 to 7 HCS हो गया। तो इनकी स्टेबिलिटी आराम से हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन हो गई। सबसे मोर स्टेबल होगा 4, 7 वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं इस कार्बोकेटाइन की, CH3CH2 पॉजिटिव, और दूसरा मैंने लिया CH3CH3 और ये CH3 पॉजिटिव। अब वही सेम कंसेप्ट से क्वेश्चन लगाना है। ये वाला अल्फा तो 0 HCS है, यहां हाइड्रोजन है ही नहीं, और इसको मैं बात करूं अल्फा अल्फा अल्फा, यहां पे 9 HCS है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ये सेम क्वेश्चन फॉर फ्री रेडिकल, यहां फ्री रेडिकल लगाऊंगा तो भी सेम आंसर आने वाला है, सेम आंसर आएगा, क्योंकि उसमें भी वही फॉर्मूला होता है, सेम होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें भी काम करता है। अब अगर मैं बात करूं CH3CH2 पॉजिटिव, सॉरी पहले इसकी बात करता हूं, CD3 और ये पॉजिटिव और ये CH3 पॉजिटिव, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे D ये पॉजिटिव और ये H और ये H और ये पॉजिटिव, इसके पास भी 0 HCS है, इसके पास भी 0 HCS है, HCS तो तीनों के पास ही 0 है, ठीक है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अल्फा कार्बन नहीं है। अब देखो इन डी का क्या लगने वाला है, प्लस आई लगने वाला है, क्या लगने वाला है, प्लस आई लगने वाला है, एच का कुछ नहीं लगता, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो गया। और क्वेश्चन बात करते हैं, अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, CD3 CH2 पॉजिटिव CH3 CH2 पॉजिटिव, इसकी बात करता हूं। तो इसमें देखो, इसको मैंने लिया ये अल्फा, यहां भी 3 HCS बनेगी बाई कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, और यहां भी 3 HCS बनेगी बाई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर सेम है, बट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब इसका प्लस H जो है वो इसके प्लस H से क्या मोर प्लस H, और इसका बोलूंगा लेस प्लस H, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। ये सेम क्वेश्चन यहां बनेगा, CD3 रेडिकल, तो यहां स्टेबल ज्यादा ये वाला है, और अगर CD3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, यहां ये वाला ज्यादा स्टेबल है प्लस H के कारण। अब अगर मैं बात करूं CH3 नेगेटिव CD3 नेगेटिव, ये कार्बेनाइन आ गया, यहां प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, ये वाला स्टेबल है कार्बेनाइन में। और अगर मैं बात करूं इसकी CH3 CH2 नेगेटिव CD3 CH2 नेगेटिव, तो यहां नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बिल्कुल हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो डायरेक्ट क्या देखना है, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई, इसका मोर प्लस आई, इसका लेस प्लस आई, प्लस आई कम होगा तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि अपोजिट होता है। देखो फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन में भी ये ज्यादा स्टेबल था, कार्बेनाइन में भी ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका प्लस आई ज्यादा लग रहा है, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने, ओ लेता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव CH3 और ये CH3 और ये पॉजिटिव, यहां 0 HCS है और यहां 3 HCS है, दिस वन इज मोर स्टेबल। स्क्रीनशॉट, एक एक क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें, एक एक क्वेश्चन पे सोचें, आंसर निकालें। आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं समझ में आता, एक एक चीज मैंने डिटेल से बताई है, सब पूरा समझाते लाया हूं, कहीं भी मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले। ये बात हुई हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, सेम क्वेश्चन सेम आंसर।
ओके, चले आगे। पीछे जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट, वहां मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन सब में सेम रखा है, तो फिर मुझे इंडक्टिव इफेक्ट से अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आ जाए तो फिर किससे चेक करना था? इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करना था। चलो अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी को। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करने का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, conjugated alkene more stable than unconjugated alkene, conjugated alkene ये मोर स्टेबल होती है अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन से। कॉन्जुगेटेड एल्कीन का मतलब है डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, डबल बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है यार, ये कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड है, और ये डबल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एल्कीन। ऐसी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। रेजोनेंस कैसे हो रहा है, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये यहां से यहां, रेजोनेंस। ऐसी एल्कीन हमेशा ज्यादा स्टेबल होती है अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन से। अब अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है ना जिसमें रेजोनेंस नहीं हो, रेजोनेंस एब्सेंट, इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ HCS इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज। जितनी ज्यादा HCS होगी एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर अगर इफ नंबर ऑफ HCS कम्स सेम, यदि HCS सेम आ जाता हो तो एसिमेट्रिक एल्कीन मोर स्टेबल होगी सिमेट्रिक एल्कीन से। फिर एसिमेट्रिक एल्कीन मोर स्टेबल होगी सिमेट्रिक एल्कीन से, और सिमेट्रिक एल्कीन में जनरली ट्रांस मोर स्टेबल होती है सिस से। इस वे से आप क्वेश्चन लगाओ, एल्कीन की स्टेबिलिटी निकल के आ जाएगी। पहले आप देखो कॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड है। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का कंसेप्ट बता देता हूं, ये भी देख लें आप। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का कंसेप्ट, जैसे मैंने लिया CH3 और ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, CH3
CH3 CH डबल बॉन्ड और ये CH3H और CH3 ये H डबल बॉन्ड ये H और ये CH3। तो आप यहां ये देख पा रहे हो कि इसके पास कितनी HCS है, 6 HCS। इसके पास कितनी है, 6 HCS। इसके पास भी कितनी है, 6 HCS। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या आ गई, सेम आ गई। ठीक है, अब टर्मिनल ग्रुप सेम है, इधर भी CH3H, इधर भी CH3H, इसमें भी CH3H, इधर भी CH3H। तो ये दोनों कौन सी एल्कीन है, ये वाली है सिमेट्रिक। और ये वाली इधर इस डबल बॉन्ड पे 2 CH3 लगे हुए हैं, इधर 2 H लगे हुए हैं, टर्मिनल ग्रुप सेम नहीं है। इधर वाले डबल बॉन्ड पे 2 CH3 लगे हुए हैं, इधर वाले डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इसको मैं बोलूंगा एसिमेट्रिक। अब मैंने बोला एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है सिमेट्रिक से। तो इनमें अगर मैं बोलूं इसको 1 नंबर दूं, इसको 2 नंबर दूं, इसको 3 नंबर दूं, तो ये तो सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है। बट तब है जब नंबर ऑफ HCS सेम आ जाए। तो देखो यहां पे फर्स्ट मोर स्टेबल है, उसके बाद ये वाली सिस है और ये वाली कौन सी है, ट्रांस है सिमेट्रिक में। तो इसमें ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद 3, उसके बाद 2। ये तो आएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब एसिमेट्रिक मोर स्टेबल क्यों है, वाई एसिमेट्रिक एल्कीन more stable than symmetric alkene। इनसे ज्यादा स्टेबल वो क्यों है, तो इसका रीजन देखना, ये जो CH2 और ये H और ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये तो एसिमेट्रिक है, और ये CH2H CH डबल बॉन्ड C और ये H CH3 ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये वाली एसिमेट्रिक है। अब इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें जब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, क्या बनेगा भैया, ये बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड C और ये CH3 और इधर आ गया CH2 और ये नेगेटिव, उसमें ये बना। इसमें जब से होगा तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, इसमें बनेगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन CH नेगेटिव और ये CH3, इसमें ये बनेगा। तो इसमें तो बना 1 डिग्री कार्ब एनाइन और इसमें बना 2 डिग्री कार्ब एनाइन। ये लेस स्टेबल है क्योंकि इसका प्लस आई लग रहा है, और ये मोर स्टेबल है, 1 डिग्री कार्बोनाइन मोर स्टेबल होता है, इसलिए एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। और भी देखना, तो इस डबल बॉन्ड को है ना, ये CH3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज करेगा। इसमें इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में यहां H नहीं, कार्बन नहीं है, इसलिए ये स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। आगे बात समझ में। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, कौन ज्यादा स्टेबल है, एसिमेट्रिक ज्यादा क्यों है, क्योंकि उसमें, और ऐसे भी देखे ना, तो इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन एक डायरेक्शन में जाएगा, और इधर हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, तो क्रॉस हो सकता है। और लीनियर कॉन्जुगेशन हो रहा है उसमें, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, लीनियर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होता है। तो कई रीजन हो सकते हैं, आप सीधा सा बात ध्यान रखें कि इसमें 1 डिग्री कार्बोनाइन बना जो कि मोर स्टेबल है, इसमें 2 डिग्री कार्बोनाइन बना जो कि लेस स्टेबल है, इसलिए एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है सिमेट्रिक से। तो हमें कैसे चेक करना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट बोला, कॉन्जुगेटेड एल्कीन मोर स्टेबल है अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन से। अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन आ जाए तो नंबर ऑफ HCS बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर नंबर ऑफ HCS भी सेम आ गया तो एसिमेट्रिक एल्कीन ज्यादा स्टेबल है सिमेट्रिक से, और सिमेट्रिक आ गया तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है सिस से। ठीक है, तो ये एल्कीन की स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी पूरी बता दी है, एल्कीन को इसी से आपको सोल्व करना है। जितना मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल, ये भी ध्यान रखना, मोर conjugation more
स्टेबल। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, एल्कीन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। अब हम इस पे लगाएंगे क्वेश्चन कि कैसे हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है वो कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लंबा लेक्चर नहीं लेना है, एक बार इसको पढ़ें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को अरेंज करना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।